नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द फर्स्ट अलर्ट और लर्निंग पॉइंट में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना सारा डाउट्स क्लियर कर लें। ये जो क्वेश्चन है आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं। और आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो उसके लिए हमने ये 20 प्रश्न ऐसे निकाले हैं जो कि पहले बार बार आ चुके हैं और आने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका साइंस से क्वेश्चन है। तो पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं। ऑप्शन है आपके पास विषाणु, जीवाणु, कवक, एक कोशिकीय जीव या प्रोटोजोआ, यानी एक कोशिकीय जीव को साइंस की भाषा में प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो इनमें से मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, तो ऑप्शन आपको टिक करना है। पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होती हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है यानी एक कोशिकीय जीव, इनको दो भागों में बांटा गया है, यानी कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अर्धविकसित कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो कि पूरी तरह बनी हुई यानी पूरी तरह विकसित कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें बैक्टीरिया, अमीबा और कई सारे जो आते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ये पूर्णतः विकसित होती हैं, इसीलिए इसमें पूर्णतः इस तरीके के जीव यानी कि मोर वगैरह और भी चीज़ें हैं और भी जानवर हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हम बात करें पेड़ की, तो आम का पेड़ एक यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बात करें, ये यूकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ बहुकोशिकीय का जीव का भी उदाहरण है। कौन, मोर और आम का पेड़। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन के साथ हम आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे। तो क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है, जब आप सांस लेते हैं यानी सांस लेते हैं तो आपको जो हवा अंदर जाती है आपके शरीर के, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साइंस की भाषा में। तो ऑप्शन है आपके प्रश्वसन, निःश्वसन, अन्वेषण और प्रवर्तन। तो इसका मैं बता दूं आपको, ऑक्सीजन युक्त हवा को लेने के लिए शरीर में इस प्रक्रिया को प्रश्वसन कहा जाता है। ठीक है, जब शरीर में अपन मुख से या नाक से सांस लेते हैं तो उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन युक्त हवा आपके शरीर में यानी फेफड़ों में जाती है, उस प्रक्रिया को यहाँ पर प्रश्वसन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः किसके ऑक्साइड यानी किस चीज़ के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय हो जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके धातु, अधातु, धातु अधातु दोनों और कोई नहीं। तो यहाँ पर ये बताया गया है ऑक्साइड प्रकृति में किसके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय हो जाते हैं, यानी यहाँ पर पूछा गया है धातु के ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय हो जाते हैं। तो यहाँ पर है अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्न में से किसमें संग्रहित यानी रखा जाता है। ठीक है, संग्रहित यानी एकत्रित करके रखा जाता है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से यानी जो वायु है आपके आवरण में यानी पर्यावरण में जो ऑक्सीजन युक्त हवा है, उसके संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके केरोसिन में, पेट्रोलियम में, जल में, अम्लराज में। तो इसका ऑप्शन राइट है, जल में फास्फोरस को रखा जाता है जिससे कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से संपर्क ना बना सके। जहाँ तक आपको पता है जल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए फास्फोरस को ऑक्सीजन में रखा जाता है। सॉरी, ऑक्सीजन को संपर्क तोड़ने के लिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भौम जल स्तर के नीचे यानी भूमि के जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन है ये, भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके जलभूत, भूजल, इन्फिल्ट्रेशन, नल का पानी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसा कि भूमि के नीचे पाया जाने वाला जो जल है यानी पानी है, उसे क्या कहा जाता है, भूजल कहा जाता है। यहाँ पर भू का अर्थ भूमि होता है
और जल का मतलब पानी, यानी भूमि के नीचे पाया गया पानी, तो उसे क्या कहा जाता है? भूजल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो लंबे पेड़ों की जो शाखाएं हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जंगलों में या कहीं बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पौधों के ऊपर छतनुमा आकृति बन जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर चंदाब यानी कैनोपी, ताज, छाता या आवरण। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर इस तरीके से छातेनुमा आकृति बन जाती है, लेकिन इसे छातेनुमा आकृति नहीं कहा जाता है, इसे कैनोपी कहा जाता है। कैनोपी यानी चंदाब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है? तो मांझी कन्या योजना जो कि लड़कियों के लिए है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें इसी बात पर। किस राज्य सरकार ने मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है आपके झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो मांझी कन्या योजना है, तो ये किसने लागू की है? हाल ही में महाराष्ट्र ने लागू की है। इसका जो नियम है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मांझी कन्या भाग्यश्री योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 को लड़कियों के अनुपात में सुधार करने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। यानी जो मांझी कन्या भाग्यश्री योजना है, महिलाओं के लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए और इसी के साथ साथ महिलाओं को शिक्षा में बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इस योजना का एक और है इम्पोर्टेंट फैक्ट, इस योजना में यदि कोई माता पिता एक लड़की के जन्म के बाद 1 वर्ष के भीतर नसबंदी करा लेता है, यानी कि परिवार नियोजन अपना लेता है, तो लड़की के खाते में, यानी लड़की के जो अकाउंट खोलेंगे यहाँ पर, तो उसके लड़की के नाम पर 50,000 रुपये की धनराशि बैंक में जमा करा दी जाती है, ठीक है। और यदि कोई परिवार 2 लड़कियों के बाद इस योजना को अपनाता है, जैसे कि परिवार योजना को अपनाता है नियोजन को, तो उसमें 25,000 दोनों लड़कियों के नाम पर जमा किए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि उत्तर में कौन कौन से देश हैं, तो वो इस तरीके से मैं अभी आपको मैप के द्वारा बता देता हूँ। भारत किस देश के साथ उत्तर सीमा में थल सेना सीमा साझा नहीं करता है, यानी उत्तर में कोई देश है नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके चीन, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो चीन उत्तर में है जो कि भारत की सीमा साझा करता है, नेपाल भी करता है, भूटान भी करता है, लेकिन म्यांमार है आपका पूर्व में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व में म्यांमार का जो मैप है यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, म्यांमार पूर्व में पड़ता है, इसीलिए उत्तर में जो कि यहाँ पर पूछा गया है उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है, तो ये म्यांमार है जो कि भारत के साथ उत्तर में साझा नहीं करता है, पूर्व में करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर नेपाल पड़ता है तो उत्तर में नेपाल पड़ जाता है, भूटान, चाइना, ये उत्तर की सीमा का साझा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है, किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? आपको पता होना चाहिए हिमालय श्रृंखला है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच की बात की गई है, तो दिहांग और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय के हिस्से को किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय। तो यहाँ इसका राइट आंसर है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। किसको? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को किसके नाम से? असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को, यहाँ पर डॉट डॉट है तो आपको बताना है पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को, ऑप्शन है आपके बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, कोई विकल्प सही नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं पारदर्शी का आप समझ सकते हैं मतलब आर पार किसी वस्तु के आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कांच में देखते हैं तो जिसमें आप पारदर्शी नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ कांचों का प्रकार ऐसा भी होता है जिसमें आप बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, उस चीज़ को आप पारदर्शी
कहेंगे। तो पारदर्शी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। पारदर्शी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आर पार देख सकते हैं, उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है, वस्तु को आर पार देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में किसका वर्चस्व है, यानी आपको यहाँ पर बताना है उत्तर भारत के पंजाब के मैदानों में किसका बोलबाला है यानी वर्चस्व है। तो ऑप्शन है आपके दुनों, दर्रों, दोआबों और ग्रेनाइट्स, ठीक है। उत्तरी भारत के पंजाब में सबसे अधिक दोआबों का वर्चस्व है। पंजाब के मैदानों किसका वर्चस्व है, दोआबों का वर्चस्व है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ किस तरीके से है। पंजाब के क्षेत्र में, भारत का पंजाब क्षेत्र जो ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है, यहाँ पर आपको बता दूं ब्यास और सतलज नदी पंजाब के बीच में, नदी के बीच स्थित है, जो कि एक पंजाब क्षेत्र है, ठीक है। पंजाब क्षेत्र किन दोनों नदियों के बीच स्थित है, ब्यास और सतलज नदी के बीच स्थित है। इसीलिए इसे दोआब में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये दो नदियों के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे दोआबा कहा जाता है। यहाँ पर दोआबा में बोली जाने वाली पंजाबी की बोली को दोआबी कहा जाता है, यानी पर जो बोला गया है, जैसा कि जहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसे दोआबी लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। दोआबा या दोआब शब्द किसका है, फारसी शब्द है जो दो पानी से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया, पंजाब क्षेत्र ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है, इसीलिए यहाँ पर दो पानियों का मिश्रण मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर दोआब शब्द का फारसी अर्थ निकलता है दो पानी, दो पानी से बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों की भूमि, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। किस किस की, ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच पंजाब क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक किसका वर्चस्व है, दोआबों का वर्चस्व है। नेक्स्ट है आपका, किस भौगोलिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है, यानी हल्की सर्दी का अनुभव करता है। तो किस भौगोलिक विशेषता के कारण करता है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपकी हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदानों के कारण या तटीय मैदानों के कारण। तो जो भौगोलिक विशेषता है भारत के मध्य एशिया की, तो क्या है, हिमालय पर्वत है, जहाँ पर सर्दियों का अनुभव होता है। किस प्रकार का, मृदु सर्दियों का अनुभव होता है, किसके कारण, हिमालय के कारण। नेक्स्ट है आपका, बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ऑप्शन आ चुके हैं आपके, कोयला, हीरा, पेट्रोलियम और लोहा। तो बॉम्बे हाई किस धरोहर के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, यानी खनिज तेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बॉम्बे हाई का जो है चित्र है, मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से रट सकते हैं, समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करते जाएं और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाएं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को कहा जाता है, यानी जो रूम हीटर होता है, या आप समझ सकते हैं कोई भी हीटर की कुंडली, यानी उसके जो स्प्रिंग टाइप की होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, इसे क्या कहा जाता है। जो घर का जो हीटर होता है, एक रूम हीटर होता है, एक जिस पर आप खाना पकाते हैं उस टाइप का हीटर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है। तो तंतु फिलामेंट, पर्ण कॉयल या एलिमेंट या स्प्रिंग। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो रूम हीटर होता है उसमें एलिमेंट होता है, और अपना जो खाना पकाने वाला हीटर होता है जिस पे अपन खाना पकाते हैं वो स्प्रिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। ये जो हमने बताया है ये कौन सा है, स्प्रिंग जो ये है, तो ये होम हीटर है जिस पर अपन खाना पकाते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्प्रिंग होती है। यहाँ पर ये मैंने रेड कलर कुछ बताया है, यहाँ पर ये रेड कलर टाइप का दिख रहा है, ऑरेंज टाइप का, ये क्या है, स्प्रिंग है, ये होम हीटर कहलाता है। लेकिन रूम हीटर कौन सा कहलाता है, जिसमें एलिमेंट होता है, जिसमें अपन सर्दियों में अपन रूम हीटर की जगह लगा लेते हैं, उसे रूम हीटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, दो हीटर होते हैं इस तरीके से। ये मैंने आपको बताया वो चित्र किसका है, स्प्रिंग लगा होता है इसमें, ये होम हीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सारंगी गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, यानी आप सारंगी यानी गिटार को बजाते हैं तो उसके तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आपके, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, सतह या स्तर।
जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोई भी ध्वनि से संबंधित तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो इसीलिए सारंगी या गिटार को बजाते समय उसके तार से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन है आपके, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोधी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक विकास, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी विकास भी किया और भारत पर आक्रमण भी किए और कई कई राजाओं का मृत्यु भी की। तो यहाँ पर दिल्ली की सुल्तान का नाम तो जुड़ जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन कुछ कुछ कागजी मुद्राएं चलाई, तो ये किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये मुद्राएं चलाई थी। किसने चलाई थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये मुद्राएं चलाई थी कागजी मुद्रा की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है आपके, अमृतसर, नागपुर, कलकत्ता, दिल्ली। क्वेश्चन सिंपल है, आपको बताना है जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था, क्यों हुआ था, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार है, ये अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था? ये इसका जो दिन था 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा की गई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ये जो बाग है उसका नाम ही जलियांवाला बाग है। एक सभा हो रही थी, कब हो रही थी? 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने हमला करवा दिया। जनरल डायर ने हमला करवा दिया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में, जब मीटिंग हो रही थी उसमें। तो ये अमृतसर में स्थित है और किसके विरोध में हो रही थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सभा हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हो रहा था? अमृतसर में हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्यों हुआ था? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर द्वारा हमला करवा दिया गया और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन ये जलियांवाला बाग से ही संबंधित है। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन है आपके 1906, 1911, 1913, 1909। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? मैं आपको बता देता हूँ, 1911 में ये रद्द हुआ है। जैसा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, 19 जुलाई 1905 में घोषणा कर दी गई, लेकिन विभाजन पूर्ण हुआ 16 अक्टूबर को। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो जो जामदानी बुनाई बुनाई है वो किस महत्वपूर्ण केंद्र को सबसे मतलब फेमस करती है? तो ये आपको बताना है। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र यानी शहर बताना है आपको या क्षेत्र बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, ढाका बंगाल, लाहौर पंजाब, मेरठ संयुक्त प्रदेश, कोई विकल्प नहीं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जामदानी बुनाई बंगाली एक बुनाई कला है जो कि ढाका बंगाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी इसका जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? ढाका बंगाल है। बंगाल बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही है, इसीलिए इसे बंगाल ढाका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, किस धर्म से संबंधित था, ये आपको बता देना है। तो मैं आपको बताऊंगा किसने की और आपको बताना है किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। तो ऑप्शन है आपके, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आपकी की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1823 से 1898 तक ये आंदोलन चला, यानी ये समाज चला, प्रार्थना समाज। भारत के एक, सॉरी, यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग का जन्म बताया गया है, सॉरी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, जिनका जन्म 1823 से 1898 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत के एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे, कौन? आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये किस धर्म से संबंधित थे? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित था। क्या प्रार्थना समाज के धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म का एक आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नहीं है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके।
वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको ऑल पर सेलेक्ट करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको बताया है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जिसको आपको प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको नए नए करंट अफेयर और डेली अपडेट्स के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी मेहनत आपकी सफलता का कारण ही बन सकती है।